एक खबर आपको बता दें, सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बागलिहाट डैम से पानी को रोक दिया है। इसी तरह अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने की तैयारी की जा रही है। भारत ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस फैसले से यह साफ है कि भारत ने अपना जो कदम उठाया था उस पर आगे बढ़ने का फैसला किया हुआ है और हम तेजी से इस पर कदम बढ़ा रहे हैं। बीच में चर्चाओं में था, गृह मंत्री की मुलाकात जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ हुई थी और जल शक्ति मंत्री का सीआर पाटिल का स्टेटमेंट था, एक बूंद सिंधु नदी का पानी हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे। हमारी अभी भी कुछ ताकत है, वहां पर कैपेबिलिटी है और हम अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। कैप्टन साहब, ये सिंधु जो नदी का जो समझौता है इसको हमने हेल्ड इन एडवेंस कर दिया है। हमारी जो सचिव हैं इसके, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी 24 अप्रैल को और वहां से उनका जवाब भी आया था और उन्होंने अब कल रक्षा मंत्री ने उनके इस पर एक नया बयान दिया है कि हम उन सब को टारगेट मानते हैं और अटैक करेंगे क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है और हम उन पर अटैक करेंगे। स्पेसिफिक जो डैम है या कुछ बनाए जाएंगे भविष्य में, ये अभी लेटेस्ट इसका ये डायलॉग चल रहा है। तो अब एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 को उन्होंने इन्वोक किया है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, जिसमें ऐसे कोई प्रोवोकिंग बात होती है और जहां पे लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बातें आती हैं, लीगल इश्यूज हैं ये, तो इसमें एक एक्ट ऑफ जब वॉर डिक्लेयर होती है तो वो आप अटैक कर सकते हैं। इस पर उन्होंने आगे धमकी दी है सर पाकिस्तान ने। yes. अगर आप यहां कोई डैम बनाएंगे या जो आपका एग्जिस्टिंग डैम है उससे आप पानी रोकने की कोशिश करोगे तो हम उस पर हमला करेंगे। यस, ये बात उन्होंने कही है। अब मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब आप इस पर हमला करोगे तो कर लेना, हम उसको देख लेंगे। हमने आपको जो कहा है, हमारा जो मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जिसको हमने मुद्दा बना के एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना है, तो हम ऐसी कुछ बात कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय। तो आपको हम करेंगे उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय जो हमारी जरूरत है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे नेवल चीफ, हमारे एयरफोर्स चीफ इसलिए नहीं मिल रहे कि कोई बहुत बड़ी वार आपके ऊपर हम थोपने जा रहे हैं। हम अपनी टारगेट्स डिफाइन कर रहे हैं, हम अपनी स्पेसिफिक चीजों को ढूंढ रहे हैं और क्या करना है करेंगे। कर्नल साहब, नहीं देखिए, जिस तरीके से लास्ट टाइम कारगिल में भी अगर आपको याद हो, ये न्यूक्लियर वाली बात वहां से उठी थी और काफी बड़े तौर पर उठाई गई थी पाकिस्तान में, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं था। अब आगे बात, अगर इफ ये लेटर जो है जहां पर सिर्फ सस्पेंड करी गई है संधि को ऑफिशियली, इफ दिस इज द एक्ट ऑफ वॉर, तो भाई साहब 12 दिन तो हो गए, वेयर आर यू, कहाँ हो? वो एक्ट ऑफ वॉर क्या है? मैं आपको एक स्टेज आगे ले जाता हूं कि अगर कोई डैम बना तो एक काम करते हैं सौरभ जी, कल सुबह, चलो आज तो दोपहर का टाइम है, आज गाड़ी पकड़ते हैं, जाकर एक ईंट की शिलान्यास कर आते हैं। मैं देखता हूं एक्ट ऑफ वॉर है क्या, ये एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है। अरे भाई, तुम हमें डरा रहे हो, तुम खुद डरे हुए हो, तुमने पैनिक खुद क्रिएट किया हुआ है। सारी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया ने अभी तक कहीं कोई अटैक की ना धमकी दी है ना बात करी है, अटैक की, वॉर की। आपने एक्ट ऑफ वॉर हमने अगर एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया तब क्या होगा? तुमने तो कर लिया, हमने देख लिया। चलिए एक और ये वाली जो एक्ट ऑफ वॉर है ये भी देख लेते हैं कि जी आप हमारा वो शिलान्यास नहीं करने दोगे, आप और मैं चल कर करके आते हैं, देखें कौन रोक रहा है हमारे को। देखिए, ये तरीके होते हैं सिर्फ प्रेशर बनाने के। ये प्रेशर बनाते हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि देखिए जी एक्ट ऑफ वॉर हमारे ऊपर हो गया। ये तो आपको याद होगा, पहले भी हो चुका है कि जब भी कभी आप एयर स्पेस एक दूसरे की फाइटर एयरक्राफ्ट अगर क्रॉस कर जाता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। भाई सर खड़े हैं, दसियों बार ऐसा हुआ है, दसियों बार कि हमारा जहाज उनके यहाँ क्रॉस कर गया, उनका हमारे यहाँ, कौन सा एक्ट ऑफ वॉर? देखिए, कुछ करना है तो करते हैं। हाँ, ये आपने ठीक कहा। ये 12 दिन हो गए भाई। पहले सर बोल। हाँ सर। हाँ, देखिए, इसमें 3 चीज मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर तो अगर एक आर्टिलरी शेल लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ से उस तरफ चला जाता है तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक्ट ऑफ वॉर तो हर रोज ही वायलेट होता है, पहली बात। दूसरी चीज़, जहाँ तक इस ट्रीटी का सवाल है, ये ट्रीटी जो है ये 2 देश के बीच में वॉलंटरी बनी थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। भारत और चीन के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है। जो वाटर वो राइपेरियन है, उनकी तरफ से पानी हमारे पास आता है, तो कोई ऐसी उसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमने इसको सस्पेंड किया है, और जैसा कि आपने अपने कमेंट्री में भी बताया कि जल मंत्री ने बोला है कि भाई एक बूंद भी नहीं जाएगा, तो अभी ऐसा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और उसी में मुझे गवर्नमेंट को एक सजेशन है कि अभी आप सबसे पहले कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस कर दीजिए
और इनको प्राइवेट कंपनीज को दीजिए, क्योंकि वक्त लगेगा, अदरवाइज हम सिर्फ गवर्नमेंट तरीके से करते रहे तो वक्त लग जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई सारे वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स और जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी आप डिक्लेयर कर दीजिए, और डिक्लेयर करने से और बिड डाल दीजिए, उसके बाद में आएगा। हम तो चाह ही रहे हैं कि यार आप डिक्लेयर ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके आप कुछ करो। हम तो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कीजिए जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी, शिमला एग्रीमेंट को हेल्ड इन अबेयंस करके, वो भी धमकी दी थी, वो भी धमकी दी थी, और उससे हमें फायदा ही हो रहा है। तो हम और चाहते हैं कि आप कुछ करें। आपका एक कमेंट फिर अगली खबर पर पढ़ूं। सौरभ जी, इस चेनाब रिवर पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप खुद बता रहे थे बागलीहार का, लेकिन ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% वाटर उससे रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट में भी मुझे कुछ उल्टा सीधा नजर आ रहा है। दूसरी चीज आती है, वहां पे रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसे अभी हम बना रहे हैं, और तीसरा है वहां पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसी तरीके से 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जेलम के ऊपर। तो उसमें उरी का आता है, जिसने इन्होंने पहले कहा था कि उरी का पानी खोल दिया, सलाल का खोल दिया, हमारे इधर फ्लड्स आ गए। अब ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर डैम का पानी बंद करें। जो मेजर इफेक्ट होगा IWT का वो ये होगा कि हम डीसिल्टिंग कर सकते हैं, तो रिजर्वायर्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, हमको डेटा शेयर नहीं करना उनके साथ। अब उनको नहीं पता कि अब हम कम डैम को खोलेंगे और कम डैम को बंद करेंगे। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि पानी कब सूखेगा या कब फ्लड्स आने वाले हैं। अच्छा, भारत पाकिस्तान की इस तनाव के बीच BSF ने एक बड़ा एक्शन किया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर ये भारतीय सीमा में दाखिल हो गया था, उसे भारतीय जवानों ने पकड़ा। BSF इससे फिलहाल पूछताछ कर रही है। अब ये किस मकसद से आया था, जासूसी करने के लिए आया था या क्या वजह थी, अब पता चलेगा। लेकिन सीमा पर जबरदस्त चौकसी है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद BSF भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, पहरा बढ़ा दिया गया है। 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक BSF जवान पूर्णम कुमार साव, इनका नाम है, उन्हें पकड़ लिया था। पूर्णम कुमार को पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था, और भारत ने उस वक्त काफी कोशिश की थी कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। ये कहा था कि गलती से उस तरफ चलेंगे, अब एक जवान उधर क्यों जाएगा। आज पाकिस्तान भी यही बात बोलेगा, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने क्या बर्ताव किया था, उन्होंने हमारे BSF के अधिकारियों से मुलाकात करने तक से मना कर दिया था। करण साहब, नहीं, देखिए, जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, अगर आप किसी भी पंजाब के बॉर्डर पर चले जाएं, तो ये नहीं है कि BSF सिर्फ फेंसिंग के अपनी साइड रहेगी। एक काफ़ी इलाका, क्योंकि हमने सारी फेंसिंग अपने साइड बनाई है। इंटरनेशनल बाउंड्री के जो पिलर्स खड़े हैं वो हमसे तकरीबन 1-1 किलोमीटर दूर भी हैं, जहाँ जहाँ जिस हिसाब से किसानों की लैंड है, और रोजाना उन गेट से हम एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमने भी उसको एग्जिट और एंट्री किया है। ऐसा नहीं है, जब हमारे यहाँ प्रिपरेशंस होती थी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक पिलर और दूसरे पिलर के बीच में वो स्ट्रेट लाइन कौन लगाएगा, क्योंकि है तो नहीं, ये तो एक एज्यूम्ड लाइन है। पिलर इज अ गाइडेंस। अगर आप जब देखने जा रहे होते हैं, BSF का ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि भाई कहीं उस वाली साइड से स्मगलिंग का कोई सामान तो इधर नहीं आ गया, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं आ गई। अब इसमें एक ये गलती होना बड़ी जायज़ सी बात है कि आप जब चल रहे हैं, खेत है, खेत के आप वो पगडंडी पर चल रहे हैं, आप खेत के बीच में तो जाएंगे नहीं, तो पगडंडी हो सकता है थोड़ा आगे निकल गई, आप आगे निकल गए, आपने उसे धर लिया, क्या बड़ी बात है। लेकिन आपको मैं ये लेकिन इसके मैकेनिज्म्स है ना सर। हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं इसी पर आ रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अब से पहले ये हमेशा होता था, उसी समय इवन बटालियन कमांडर तक बात नहीं जाती थी, कंपनी कमांडर दोनों बात कर कर उसको वापस ले लेते थे। ये जो पाकिस्तान ने एक नया प्रेसिडेंस क्रिएट किया है कि आप उसको लेकर 3 दिन रखिए, फिर उसको नेशनल टीवी में दिखाइए, फिर आप वो DG को, वो बटालियन कमांडर की बात ना मानिए, उसको DG लेवल तक ले जाइए, ये पाकिस्तान द्वारा क्रिएटेड है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अस। हमारे यहाँ से कई बार हुआ है कि हमने लोगों को वापस दिया है। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन भारत अपना शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, ये भी आपको मैं बता दूं। ISI के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबरें हैं, लेकिन जंग के दिनों में ऐसा होता है। अमृतसर में ये 2 लोग पकड़े गए हैं। इनके नाम आए हैं पलक मसीह और सूरज मसीह। इन दोनों को ISI के ऑपरेटिव्स के तौर पर पहचाना गया। ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों ने सेना के कैंप और एयरबेस से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजी भी हैं, ऐसी मालूमात मिल रही है। फोटोग्राफ्स इन्होंने भेजी हैं। अब इन दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत
दोनों पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तो अब जब देश की दो देशों के बीच तनाव का माहौल हो, कुछ लोग होते हैं जो इसका भी अपने निजी स्वार्थ के लिए फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पकड़े गए। ये दो लोग जो हैं आईएसआई के पेरोल पर थे, ये हमको बताया जा रहा है। कैप्टन साहब देखिए, ये जो हमारी कल मैं एक दूसरे चैनल पे था, मनोविज्ञान की बात हो रही थी और मनोबल देश का, और जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो लोग इसके पीछे हैं हमारे, चाहे बीएसएफ बॉर्डर पर है और उसके साथ प्रशासन है, जब तक आप लोकल इन्फॉर्मर्स, स्लीपर सेल्स या ये जो घुसे हुए लोग हैं इनका खात्मा नहीं करोगे, हमारे होम मिनिस्टर का सभी चीफ मिनिस्टर को फोन करके ये कहना कि ये वीजा जो हमने रोका है इसको इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, सारे जो हमारे जो प्रशासन में लोग हैं, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती है और वो कार्रवाई भी करते हैं। हम कई सारी, देखिए, हम कई तरह की हम जनगणना कराना चाहते हैं, हम पता कराना चाहते हैं, हम इंटेलिजेंस गेनिंग करना चाहते हैं। अब ये 5 लाख 10 लाख जो बातें हो रही हैं, जो बाहर से लोग आके हमारे रह रहे हैं, या ये जासूस जो पकड़े गए हैं, इनको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, एक्चुअली पूरा देश का ध्यान अभी यहां चला गया है। सिर्फ हम बॉर्डर पे और सेना नहीं लड़ रही है, ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं। फिलहाल क्या हो रहा है देश में, फिलहाल हमारी जो सिविलियन सेटअप है वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दी गई है और अंदर से बहुत कुछ हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सर्चेस चलाए जा रहे हैं, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आपने देखा होगा नेपाल बॉर्डर पे क्या हो रहा है। कल एक हमारे साथ डीजी थे पुलिस के, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको समझाया कि मनोविज्ञान जो है देश का, जो हमारा जो मनोबल है, वो हमारी प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है, तभी सेना ऑपरेट कर पाएगी। तो ये जासूसों को पकड़ा जाना और उनसे पूछताछ तुझ करेंगे ही लोग, ऐसे अभी एक पहला कदम नहीं है, कई बार हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो हमने देश का जो माहौल है, उसमें बहती गंगा में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे हाथ धोने हैं और ये जरूरी है हमें करना। सौरभ, एक बड़ी क्विक मैं इस पे अपडेट देना चाहता हूं कि ज्यादातर हमारे बेसेस हैं, एयर बेस हैं या फिर कैंटोनमेंट्स हैं, इनके बाहर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पे ये आईएसआई एजेंट आ जाते हैं, चाहे वो बार्बर शॉप हो या ठेले वाला हो या चाय की और स्नैक्स की दुकान हो, या फिर जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे लेके अंदर भेजी जाती है, उस लेबर के अंदर भी ये आईएसआई वाले आते हैं और इनकी इतनी सॉलिड पकड़ है और इतनी अच्छी जानकारी ये भेजते हैं वापस कि पाकिस्तान के पास एक अपडेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क रहता है। फॉर एग्जांपल किस तरीके की जानकारी शेयर करते हो? क्या करते हैं वो, एयर बेसेस, अगर एयर बेस के अंदर सपोज घुस गए या फिर कैंटोनमेंट में घुस गए तो वहां पे फोटोग्राफ्स खींचते हैं। इनको ज्यादा आइडिया तो होता नहीं कि क्या चीज है, लेकिन वो फोटोग्राफ्स खींच के उनको भेज देते हैं वापस। तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी कैप्टन साहब भी बोल रहे थे, हमें अब इसके ऊपर फोकस करना है कि जितने भी गेट्स के बाहर या जितने भी कैंटोनमेंट्स में या एयर बेसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर आती है, उसके ऊपर ध्यान देना है। छोटा सा बात करूंगा एक्ट 71 की। इतना मैसेज कर दिया हमने विक्रांत के अगेंस्ट में कि आलू, प्याज और बकरा और मुर्गा सब लोड किया जा रहा है विक्रांत में। विक्रांत सेल करने वाला है वाइजैक हार्बर से। ये बातें सब्जी वालों ने उन इन्फॉर्मर को बताई, उनने अपने आकाओं को बताई और उन्होंने गाजी को लाके वहां खड़ा कर दिया और डूब गए। और विक्रांत तो कहीं और था, वो अपने सुरक्षित जगह पे था। ये था साइबर वारफेयर। अरे एक और खबर सर, इसको आप कैसे लेते हैं बताइएगा मुझे। बॉर्डर पर इस अलर्ट के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला, भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, यानी आयुध निर्माण जो फैक्ट्रीज हैं, उनके सारे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारत में कुल 12 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो हथियार बनाती हैं और इनके सभी कर्मचारियों को यह आदेश जारी हो चुका है कि अगले 2 महीने तक उनकी सारी छुट्टियां, सारी लीव्स वो रद्द की जाती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भी कहा गया है और ऐसा ही आदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर को भी मिला है। 2 दिन से ज्यादा की जिसकी भी छुट्टी लगी हुई थी वो कैंसिल कर दी गई है और भारत सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो सेना को हथियारों की, गोला बारूद की कोई कमी ना रहे। सर कैसे देख रहे हैं खबर को? हाँ बिल्कुल, जब जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें इन सबको वापस बुलाकर ये यकीन किया जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो तकरीबन 200 से 250% आगे बढ़ जाए। अभी आप देखेंगे कि इन्हीं सब फैक्ट्रीज़ में 24 आवर्स की शिफ्ट शुरू हो जाएंगी और उसी के लिए मैन पावर पूरी की पूरी ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टी वाली मैन पावर भी जरूरी है, तभी आप 24 घंटे की शिफ्ट चला सकते हैं। अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है सर, मोटे तौर पर किस तरीके के हथियार बनाती हैं?
ये सभी बनाती हैं, एमुनिशन बनाती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है एमुनिशन बनाती हैं। और जितने भी लो टेक इंडिजिनस जितना भी हम हथियार बना रहे हैं वो सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है। गोला बारूद भी बना रही है, हथियार भी guns हथियार बना रही है, जबलपुर फैक्ट्री स्पेयर्स भी guns बना रही है और स्पेयर्स भी बनाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लड़ाई के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इससे ये हम दिखा रहे हैं और ये समझ भी जाना चाहिए हमारे एडवर्सरीज को कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयारी है। और यही नहीं कि अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम कोई एक्शन लेंगे, उधर से अगर काउंटर एक्शन होता है उसको अगर हम एस्केलेशन में आगे जाते हैं तो हम 2-3 स्टेप के लिए तैयारी से पूरा जो है हमारा सर कोई एक लक्ष्य दिया जाता होगा, एक कोई मतलब पैमाना होता होगा कि आपकी तैयारी इतने दिनों की होनी चाहिए, अगर ये बताया जा सकता है तो वॉर रिजर्व्स की कोई क्या लेवल होता है? दिन नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन पूरी प्लानिंग के मुताबिक और जो भी हमारे थ्रेट असेसमेंट्स हैं उसके मुताबिक एक लिमिट होती है कि इतने दिनों का होना चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए किसी भी देश के लिए, भारत के लिए लागू नहीं है, किसी भी देश के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं और वो इस्तेमाल नहीं होता तो खराब हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत कम होगा तो आप इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते। तो एक लेवल निर्धारित किया जाता है और वो लेवल जो है उसके मुताबिक, और जब क्या होता है कि लड़ाई में कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो उसको जब बढ़ाते हैं तब उसको बोलते हैं हम सर्ज कैपेबिलिटी, आर्मी की लैंग्वेज में और डिफेंस की लैंग्वेज में। तो ये सर्ज कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस समय प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। रशिया की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ रही, जो वेस्ट मैच नहीं कर पाया, कि रशिया ने अपना प्रोडक्शन 200% बढ़ा दिया और पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप पूरी जान लगाने के बाद भी वो अपना प्रोडक्शन डबल नहीं कर पाया। सर लाइटर वेन में मैं कहूंगा कि ये गोला बारूद ये डर रहे हैं पाकिस्तान के लिए हम नहीं बना रहे, अरे हम तो अंगोला भेज रहे हैं, हमें तो एक्सपोर्ट करना है, आप घबराओ मत। हमने अपनी प्रोडक्शन इसी बहाने बहानी, अभी मैंने कहा ना बहती गंगा में हाथ धोना है, बहुत कुछ करना है हमको। भारत प्रधानमंत्री अमरावती जा रहे हैं, बेनिंजम पोर्ट जा रहे हैं, वो तो वेब्स की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक जो हमारी नॉर्म्स है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, उसमें सब काम चल रहा है। सीसीएस की मीटिंग में सिलचर टू शिलांग का रोड बन रहा है, आप देखो ना क्या क्या अच्छा आपका अंगोला आपको कहां से याद आ गया? अभी उनके राष्ट्रपति आए थे शायद तो उसकी बात करो ना, मिलियन जो डॉलर्स दिया उनको हेड, वो बातें कर रहे हैं, उनको बेचने के लिए बातें बनाई जा रही है। अब घबराओ मत, जबलपुर की फैक्ट्री में कुछ नहीं होने वाला, हम जो कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, आप देखते रहो और आगे आगे होता क्या। सही समय, सही जगह और सही पकड़, आपको हमको सही जगह से ट्रीट करना है। अभी आप घबराओ मत। कर्नल साहब 2 दिन पहले हमारे वो ट्रायल्स हो रहे थे एयरक्राफ्ट के गंगा एक्सप्रेसवे पर डालने के लिए, पाकिस्तान यूट्यूबर कॉल कर रहे हैं और मैसेज डाल रहे हैं, सर अब क्या अटैक हाईवे से होगा? भाई हमने अपना ट्रायल किया, पता नहीं तुमसे तो बातचीत। और एक बढ़िया बात देखिएगा, हमने तो देखा था लाइव कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, उन्हें सिर्फ राफेल दिखा और कुछ दिखाई नहीं कि सर राफेल अब आप वहां पर स्टेशन कर रहे हैं सरप्राइज के लिए। इमेजिन करिए उस कंट्री का हाल। कहते हैं ना सर ये डर अच्छा है, होना चाहिए। ये डर अब खौफ में बढ़ना चाहिए और ये खौफ दहशत में बननी चाहिए। कैप्टन श्याम कुमार कर्नल साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, बैल साहब बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए।